देखो, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें चैप्टर का नाम में? चैप्टर का नाम में क्या दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वित्तीय संस्था के बारे में। हमारा शब्द को गायब कर दो तो मेरे लिए क्या पढ़ना है? वित्तीय संस्था के बारे में। तो वित्तीय संस्था क्या होता है, इसको अगर थोड़ा सा समझोगे तो तुमको पता चलेगा। ऐसे समझते हो, लोन देने वाला जो संस्था होता है, छोटा छोटा बैंक हो गया चाहे बड़ा बैंक कोई लोन देता है, तो जो बिजनेस चलाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए जो संस्था लोन देता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वित्तीय संस्था। समझ में आ रहा है? वित्त का मतलब होता है धन, और जो धन दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पे रुपया और धन के सेंस में लिया जाता है। तो जो बिजनेस चलाने के लिए जो दे रहा है सहायता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम था हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो वित्तीय संस्था की परिभाषा को अगर देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा, ऐसी संस्थाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए लोगों और उद्यमों की साख या ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। वही सब बोले ना, जो वही लोगों की क्या करने के लिए, उद्यम मतलब बिजनेस चलाने के लिए, ऋण जो लोन देती है, कर्ज देती है। ऋण का मतलब क्या हो गया? लोन या कर्ज। उसी को ना हम कहते हैं क्या? वित्तीय संस्था। अब देख रहे, छोटे छोटे ग्रुप आते हैं, ग्रुप वाला लोन देता है, तो भी क्या है? वित्तीय संस्था ही है। बात समझ आ रहा है? वित्तीय संस्था क्या है? कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसी संस्था जो लोगों को उद्यम चलाने के लिए या फिर अन्य बिजनेस चलाने के लिए ऋण देती है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा छोटा रोजगार भी हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई कोई क्या करता है घर में ही, तो वो बहुत सारी चीजें करने लगता है। जैसे कि कोई सजावट का सामान बनाने लगा, कागज के पेपर काट काट के। कोई कपड़ा सिलने का मशीन खरीद कपड़ा सिलने लगा, तो वो भी तो उसका रोजगार हो गया ना। जहाँ से उसको पैसा आने लगा उसी को रोजगार कहेंगे। इसको चलाने में पैसा लगता है, खरीदने में सामान। अगर पैसा नहीं है तब पैसा दे दिया कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में, और जिससे आप बिजनेस अपना चाहे रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो वही संस्था जो दिया उसी को हम क्या कहेंगे? वित्तीय संस्था। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल शब्द में देख लो, वे संस्था है जो पैसों का लेन देन करती है और जरूरतमंदों को कर्ज देती है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? वित्तीय। समझ में आ रहा है सबको? अब बताओ, ये ग्रुप वाला लोन वित्तीय संस्था है या नहीं? है ना, जो महिलाओं को देता है ग्रुप वाला। क्यों देता है? इससे महिलाएं रोजगार चला सके, है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? वित्तीय संस्था क्या है, समझ में आ गया? अब आते हैं आगे, वित्तीय प्रणाली के अंग की बात करें तो भारत में कर्ज देने वाली, कर्ज ही है ना एक तरह से, कर्ज देने वाली दो प्रकार की संस्था है। एक है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, एक होता है संस्थागत। दोनों का मतलब समझो। वे पुरानी प्रणाली जो गांवों में आज भी प्रचलित है, इन पर सरकार या रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण नहीं होता। अरे गांव के जो अमीर आदमी से ना होता है कर्जा देने वाला सूद पर, उसी की बात कर रहा है। तो वो संस्था तो होता नहीं एक्चुअली, कोई प्राइवेट आदमी होता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, या फिर जो उसी काम में लगल है। ऐसे लोगों को क्या देना? परसेंटेज पे, तो बस इसको बोलते हैं ना सूद पे पैसा। सूद पे पैसा दे रहा है, उसी को हम लोग किस में रखेंगे? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में। वित्तीय सहायता तो दे ही रहा है भले। देखो, गांव वाला जो वित्तीय सहायता देता है ना, तो वो रुपया ज्यादा लेता है। जैसे कि सरकार देगा, सरकारी थी बैंक देगा, चाहे कोई भी बैंक देगा, तो वो ज्यादा ब्याज नहीं लेता है। गांव वाला देगा तो ये क्या लेता है? बहुत ब्याज लेता है। समझ रहे हो? तो ये पुरानी प्रणाली है, जिसमें कौन कौन आते थे? महाजन, सेठ, साहूकार। ये बहुत ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते और किसानों का शोषण करते थे। ठीक है। दूसरा इसमें कौन आता है? रिश्तेदार और मित्र। ये भी तो पैसा कभी कभी दे देते हैं ब्याज पर, कभी कभी ना देकर क्या करते हैं, या तो रिश्तेदार भी कम ब्याज पे देते हैं, या फिर कहते हैं कि चलिए आप रिश्तेदार है तो फ्री में ले लीजिए कुछ दिन के लिए। तो ये भी पैसा का सहायता किए ना, तो ये भी क्या कहलाएंगे? वित्तीय संस्था में आ जाएंगे। वित्तीय संस्था ना कह के कहो तो ये गैर वित्तीय संस्था, क्योंकि क्या है ये? पूरी तरह से तो कोई संस्था थोड़ी है, बस तुमको दे रहा है क्या, मतलब संस्था तो है नहीं एक्चुअली, तुमको सहायता के लिए पैसा दिया या फिर कर्ज के रूप में पैसा दिया, तो संस्था के रूप में नहीं है, इसलिए तुम क्या कहेंगे हम लोग? गैर वित्तीय संस्था। तो इसमें दो तरह के लोग आके, पहला क्या हो गया? महाजन, सेठ, साहूकार। दूसरा हो गया रिश्तेदार और दोस्त। तीसरा कौन हो सकते हैं? व्यापारी लोग। ये किसानों को खाद बीज उधार देते थे और फसल कटने के समय दाम पर, मतलब उचित कम दाम पे खरीदने के लिए। जैसे होता है ना कि ये किस फसल, किसान पहले किसान हुआ करते थे,
तो क्या होता था कि किसान के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो व्यापारी लोग आते थे, कहते थे कि एक काम कीजिए, हम पैसा दे रहे हैं, आप खेती कीजिए। खेती करवाता था किसान से और सस्ता में उसका अनाज खरीद के ले जाता था, चाहे कोई भी फसल होता था उसको सस्ता में खरीद के ले जाता था। तो व्यापारी लोग भी क्या किया करता था, कर्ज दिया करता था। बात समझ रहे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब समझ में आया गैर वित्तीय संस्थाएं क्या है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? अब आ जाओ संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। तो ये सरकार द्वारा नियंत्रित होती है और नियमों का अनुसार ही काम करती है। जैसे इसमें सरकार जो नियम तय कर दे कि आप मान लो कि सालाना 20% ब्याज लेना है सालाना, तो 20% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकता है। अगर लिया तो सरकार को मालूम चला तो या तो उसकी संस्था बंद हो जाएगी या फिर उस पर क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। समझ आ रहा है? तो ये सब जो है सरकार द्वारा कंट्रोल में होती है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, संस्थागत वित्तीय संस्था। ये सामान्यतः क्या होती है, सहकारी बैंक होता है, प्राथमिक सहकारी समितियां होता है, जिसमें अभी एगो आ चुका है पता है क्या, जीविका वाला जो पैसा देता है कर्जा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भूमि विकास बैंक हो गया कि भूमि को बढ़ावा देने के लिए जो बैंक चलती है, मतलब इसको बोलते हैं खेती के लिए। उसके बाद आ जाएगा व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक हो गया जो, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, फिर नाबार्ड हो गया। ये सभी क्या है, संस्थागत है। ये संस्था के रूप में अपना एक कहीं ना कहीं ऑफिस खोल के बैठल होता है। ठीक है, और वहां पे जाओगे तो तुमको क्या देगा, पैसा देगा, कर्ज देगा कुछ निश्चित रेट पर, जिसको बोलते हैं परसेंटेज पे, 5%, 10%, 20% सालाना के दर पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा क्या, संस्थागत वित्तीय संस्था है। दोनों में काम क्या है, कर्ज देना है। एगो हो गया प्राइवेट आदमी, इसका सरकार पे कोई कंट्रोल, सरकार का कुछ पे कोई कंट्रोल नहीं है नहीं ना है। एक हो गया सरकारी संस्थाएं के रूप में, या फिर वो ऐसी संस्थाएं जो रिजर्व बैंक के कंट्रोल में आती है या डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में आती है, तो उसको क्या कहेंगे, संस्थागत वित्तीय संस्था। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं आगे, भारत का बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जिसको बोलते हैं बैंकिंग तंत्र। तो भारत का एक केंद्र बैंक है, ठीक है, मुख्य बैंक जिसको ना बोलते हैं, सबसे बड़का, सबसे मुख्य, वो कौन सा है पता है, आरबीआई, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपनी भाषा में क्या, इसका नाम ही यही है, समझ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है, भारत सरकार का। कोई दिक्कत इसमें? यही जो है सारे बैंकों पे कब्जा अथी कंट्रोल करता है। देखो ना इसमें लिखा गया क्या, यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह सभी बैंकों का बाप होता है, हेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। पता है तुमको, जितना भी बैंक, छोटा छोटा बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, जितना भी है, इस सब के ऊपर का बैंक कौन है, यही आरबीआई। समझ रहे हैं? हमारा बैंक कौन हो गया, हम लोग डायरेक्टली आरबीआई में खाता नहीं खुला सकते हैं, हम किस में खुलाएंगे, इन बैंकों में। इन बैंकों का खाता किसमें, आरबीआई में। समझ रहे हैं? बैंक का भी खाता खुलता है। समझ रहे हैं? हम लोग कस्टमर हो गए, तो हम लोग कस्टमर किसमें खाता खुलाएंगे, एसबीआई में, सीबीआई में, पीएनबी में, इसी में खुलाएंगे ना। अब वो बैंक अपना जाकर खाता किसमें खुलाएगा, आरबीआई। बस सुना रहता, बैंकों का बैंक हो गया वो, इसलिए उसे कहा जाता है बैंक का बाप। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीय बैंक में घोषित कर दिया गया। प्रमुख कार्य क्या है, तो देश में नोट, मुद्रा छापना, एक के नोट को छोड़कर, ये जिसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, ध्यान रखना है। इसका जो है, एक का नोट आरबीआई नहीं छापता है। एक का नोट पहले हुआ करता था, कागज का होता था ना, तो उसको छापता था कौन, वित्त मंत्रालय। बाकी जितने भी नोट होता है, नोट की छपाई किसके कंट्रोल में होता है, आरबीआई। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा काम क्या है, तो बैंकिंग सिस्टम जितना भी है उसका निगमन और नियंत्रण करना है, उस पर कंट्रोल करना है उसको सही से। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उसको देखते, कोई बैंक फ्रॉड ना कर ले, कोई बैंक किसी कस्टमर का पैसा लेके भाग ना जाए। इस सभी पे नियंत्रण किसका होता है, आरबीआई का। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद सरकार का बैंकर है ये, मेनली जो देखा जाए तो सरकार का बैंकर, सरकार को भी कहीं कहीं उधार दे देता है सरकारी बैंक, लेकिन सरकार को कहीं कहीं उधार देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। अब हम लोग बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक पर। देश में सबसे ज्यादा बैंकिंग कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वाणिज्यिक बैंक। ऐसे समझो ना कि जो बैंक बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है, बिजनेस को चलाने में ज्यादा होता है ना, व्यापार, व्यापार में ज्यादा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग,
ऐसा नहीं कि अन्य काम में नहीं लगा हुआ है, लगा है, लेकिन इनका मुख्य हाथ कहाँ होता है? व्यापार चलाने में, व्यापार के कंट्रोलिंग में। यानी कहने का मतलब व्यापारी लोगों को ऋण देता है, कर्ज देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेनली वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? SBI, PNB, कैनरा बैंक, इसका नाम सुने हो? SBI का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो स्टेट बैंक जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक। कैनरा बैंक तो इसका पूरा नाम है कैनरा बैंक है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये सब हमारा कौन सा है? कुछ बैंक है जो क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के प्रमुख 14 बैंकों का देखा जाए तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार आई थी ना 1969 में, तो 14 बैंक जितने भी थे प्राइवेट वाले उसको सरकारी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको बोला गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 14 बैंक को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है, इससे कोई दिक्कत? अब आजा बोला जाए वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख काम। अब ये जितने भी वाणिज्यिक बैंक है इनका काम क्या है? अब देख लिए ना, RBI का काम क्या होता है? ये सभी बैंकों पे कंट्रोल करना है। लेकिन वाणिज्यिक बैंक का काम क्या है? तो इसका कई काम है। पहला काम क्या है? जमा स्वीकार करना। और बैंक 4 प्रकार के खातों से पैसा जमा करते हैं। जैसे होता है ना, जितना भी लोग पैसा जमा करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर जमा अपने पास रखना। अब जैसे तुम बैंक के पास गया, 5,000 रुपया जमा कर दिए बैंक में, तो बैंक क्या करेगा? तुम्हारे पैसा तुम्हारे नाम पे चढ़ा कर रखे रहेगा, है ना? तो क्या करना है? पहला काम इसका जमा करना पैसा। अब कई तरीके से जमा करता है। पहला क्या है? अस्थाई जमा, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स कर लिया कि चलिए आपको इतना साल के लिए आप हमारे पास पैसा फिक्स छोड़ दिए, ना आप निकालने आइएगा ना हम आपको देने जाएंगे। सिंपल बात। एक साल, उतना साल बाद आइए, अपन पैसा लेके जाइए। समझा गया? तो उस पैसा में क्या होता है? फिक्स जमा में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है किसको? जो जमा करने जाता है उसको। जैसे मान लिया जाए कि तुम 10 साल के लिए पैसा जमा करने गए 10,000 रुपया, और 10 साल बाद जाओगे तो कहेगा कि आपका पैसा दोगुना हो गया, 20,000 ले जाइए। बात समझ रहे? तो ये क्या हो गया? अब 10 साल से पहला पैसा नहीं निकालिएगा, आने डालिएगा उसमें। डाल सकते हैं उस खाते में तो नहीं डलाएगा, फिक्स वाले में। 10 साल के लिए फिक्स हो गया ना, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? एक फिक्स जमा हो गया। समझ रहे? सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग ये काम करते हैं, देखते हो अभी के बुजुर्ग लोग जो है 10,000 15,000 से करके जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देता है। कहाँ पे? डाकघर में। समझ में आ रहा है? तो फिक्स डिपॉजिट क्या समझ में आ गया? फिक्स जमा। अब आता है हमारा चालू जमा, जिसको बोलते हैं करंट डिपॉजिट। व्यापारियों के लिए जितना बार चाहे पैसा निकाले ब्याज नहीं मिलता, इसमें ध्यान रखना है। तो चालू जमा क्या होता है? तुम खाता में पैसा डाल दिए, ठीक है, तुमको 1 रुपये ब्याज नहीं मिलेगा। जय बार मन करे तय बार डालो, जय बार मन करे तय बार निकालो, रोज डालो रोज निकालो, रोज 9 बार डालो 9 बार निकालो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, उस पर कोई, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज किस पे मिलता है? सबसे ज्यादा फिक्स जमा पे। तो उसको तुम एक बार डाल दिए, निकाल नहीं सकते हो टाइम से पहले। टाइम से पहले अगर निकालोगे तो जितना ब्याज देना था उतना ब्याज नहीं देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं हम लोग संचय या बचत जमा, जिसको बोलते हैं, ये आम आदमी जो होता है 2-4 हजार का महीना कमाता है, या फिर मान लो 20,000 का महीना कमाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। हर एक महीना 5,000 बचा रहा है, 15,000 खर्चा हो गया, तो 5,000 जमा करके रखेगा ना। तो उस खाते में एक बार फिक्स तो नहीं रहा ये, लेकिन हर एक महीने तक तो जमा हो रहा है ना। तो वैसे खाते को क्या बोला जाता है? सेविंग अकाउंट, बचत खाता। और उस वैसे खाते में जो वैसे जब पैसा जमा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? बचत जमा। कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद आता है आवर्ती जमा। तो इसमें क्या होता है? हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना होता है, हर एक महीने 5। जैसे मान लो हर एक महीना सेट कर लेके नहीं हमको 2,000 जमा करता है, हर एक महीने जाकर तुमको टाइम पर 2,000 जमा कर दो, 2,000 जमा कर दो। एक टाइम पूर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कुछ साल बाद एक के बार तुमको सब पैसा का जोड़ जाड़ के पैसा देगा, उस पर जो सूद होगा सभी देगा। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने प्रकार के बैंक कितने प्रकार से पैसा लेता है? एक फिक्स जमा के रूप में, एक हो गया करेंट जमा। तो करेंट जमा में क्या करता है बैंक? तुमको सूद वूद नहीं देगा, रोज डालो रोज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या हो गया हमारा? बचत जमा, जिसको बोले हर एक महीने जितना बच रहा है उतना बचा रहे हैं, बैंक में जमा करके रख ले, फिक्स तो नहीं रहा। तीसरा हो गया बचत जमा। और चौथा हो गया मंथली मंथली सेट कर लिए कि नहीं इनको इतना डाला ही डाला है, तो उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती जमा। तो 4 प्रकार से बैंक क्या करता है? पैसा जमा करता है। तो बैंक का पहला काम समझ में आ गया, पैसा जमा करना। जो तुम जमा करोगे पहला काम क्या है उसका? बैंक का पैसा जमा करना। दूसरा काम क्या है? लोन देना है। ठीक है, लोन का मतलब कर्जा देना। पहला काम पैसा जमा करना, दूसरा काम क्या हो गया? लोन देना। देखो दिख रहा है, ऋण, लोन, लोन प्रदान करना, खेती के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा, किसी के लिए तुमको क्या देगा? लोन देगा। तो 2 काम समझ में आ गया, पैसा जमा करना, लोन देना। तीसरा काम क्या है? एजेंसी संबंधी काम में, जैसे चेक
ड्राफ्ट इसका भुगतान करना, बैंक का इससे यही सब काम है। मुख्यतः 3 काम तुमको दिख गया, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं हर एक बैंक के टाइप पे। तो हमारा बैंक का पहला टाइप क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक। पहला क्या है हमारा? सहकारी बैंक। अब इसके बारे में अगर देखोगे सहकारी बैंक में, तो एक सबके लिए और सब एक के लिए यह आपसी उपयोग का मतलब सॉरी सहयोग पर काम करता है। यानी कहने का मतलब हम आपकी सहायता करें, आप हमारी सहायता करें, बैंक आपसी बैंक में चलते रहता है ये, ठीक है। गांव स्तर पे होता है। अब जैसे एक्चुअली होता है क्या है, ये सहकारी बैंक मुख्यतः जो होता है ग्रामीण स्तरों पे होता है, गाँव में ज्यादातर। जिला और राज्य स्तर पे भी होता है। तो गांव स्तर वाले को क्या कहा जाता है? गांव स्तर वाले को बोला जाता है प्राथमिक सहकारी बैंक में गिना जाता है उसको, ठीक है। अब बात करें तीनों का गांव स्तर वाले सहकारी बैंक पर, तो गांव स्तर में प्राथमिक सहकारी साख समिति, इसको बोलते हैं PACS। यह किसानों को छोटे समय के लिए कर्जा देता है। गांव वाला जैसे किस खेती करने का सीजन आया, किसान के पास पैसा नहीं है, जाओ बैंक में बोलो कि थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, फसल कटेगा तो बेच के आपको पैसा दे देंगे। तो किसान को क्या करेगा, 3 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए ये लोन देता है, गांव स्तर वाला। उसके बाद जिला स्तर पे तो ये केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाता है, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक कहलाता है, ठीक है। सहकारी बैंक समझ में आ गया? तो ये होता है जनरली लेन देन के आधार पर चलता है, ये बहुत लंबा टर्म के लिए पैसा जल्दी देता नहीं है। कौन? सहकारी बैंक। उसके बाद है भूमि विकास बैंक। तो यह किसानों को लंबा टाइम के लिए लोन देता है। देखो वो सहकारी बैंक लंबा टाइम के लिए लोन दे रहा था? नहीं दे रहा था। 10 साल 5 साल के लिए थोड़ी देता है लोन। वो क्या देता है? एक फसल मैक्सिमम 2 फसल, उसके लिए तुमको कर्जा देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ये क्या करता है? लंबे टाइम के लिए लोन देता है। कौन? भूमि विकास बैंक। यह किसानों को लंबे समय के लिए लोन देता है। बात करें तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए, जमीन बराबर करवाने के लिए, पानी के लिए होता है ना ट्यूबवेल, ट्यूबवेल समझते हो? अरे बोर्डिंग करवाने के लिए, इस सब के लिए लोन देता है। तो इसमें तो बहुत बहुत पैसा लगता है, इसमें लंबा टाइम के लिए लोन देता है। इसका पुराना नाम भूमि बंधक बैंक भी था, इसका पहले है, जिसका अब नाम बदल गया कर दिया गया है भूमि विकास बैंक। कोई दिक्कत? भूमि विकास बैंक क्या है, समझ में आ रहा है? अब बैंकों से हट के कुछ और चीजें हैं जो लोगों को हेल्प करता है, और वो चीज क्या होता है? स्वयं सहायता समूह, SHG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब क्या होता है, गाँव में कुछ लोग जो होते हैं जहाँ पे जागरूकता ज्यादा है, तो गाँव की सभी महिलाएं जो क्या करती है, एक संस्था बनाती है, ग्रुप बनाती है, ठीक है। ग्रुप का कुछ नाम दे देती है, मंथली मंथली उसमें पैसा जमा करके रखती है, 10 रुपया 20 रुपया जितना हुआ जमा करके रखती है। और जिस किसान को जरूरत पड़ा, जिस महिला को जरूरत पड़ा, उसको पैसा वो दे दी। अब बोलती है कि पैसा आपको दिए तो टाइम पे लौटा दीजिएगा, अगर हो सकता है ग्रुप का कुछ नियम रहा कि सूद भी देना है तो कुछ सूद भी दीजिए। बस समझ में आ रहा है? तो ऐसा काम होता है गाँव में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? स्वयं सहायता समूह। अब ये काम कौन कर रहा है अभी वर्तमान में? तो जीविका है ना, जीविका एक तरह से यही ना काम कर रहा है। सब महिलाएं जो होती है कुछ पैसा 10 10 20 20 जितना होता है जमा करती है महीने महीने, और एक बार क्या होता है उसमें सभी को पैसा लौटा दिया जाता है जिसको जरूरत होता है। बाद में अब तुम्हारा जरूरत पूरा हुआ, पैसा लौटाओ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलो तो बात कर रहे हैं हम लोग स्वयं सहायता समूह पर। तो स्वयं सहायता समूह की बात करें परिभाषा, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 महिलाएं, ज्यादातर गरीब महिलाएं होती हैं, का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करती है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कम ब्याज पर कर्ज देती है। तो है ना, एक ग्रुप में जमा नाम दिया गया, ग्रुप का खाता खुलता है, उसमें सारा का सारा महिलाएं मंथली मंथली पैसा जमा करती है। पैसा जमा रहेगा बैंक खाते में, जिस महिला को जरूरत पड़ा उसको दिया जाएगा कम ब्याज दर पे। अब महिला का जरूरत पूरा हो गया तब ब्याज सहित तो पैसा लौटा देती है, फिर अगला को दिया जाएगा, फिर अगला को दिया जाएगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सहायता समूह क्या कहलाता है? स्वयं सहायता समूह। कोई दिक्कत? अब बात करें इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ये चीज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब ऐसे समझना ना, कोई महिला जो है सिलाई मशीन खरीदना चाहती थी, उसको पैसा नहीं था, वो ग्रुप में जुड़ल थी, क्या कहेगी ग्रुप से कि हमको 3,000 चाहे 5,000 जो भी रुपया लगे दे दीजिए, तो सिलाई मशीन खरीदेंगे और उसके बाद हम जल्दी पैसा वापस कर देंगे। तो महिला क्या करेगी, वहां से अपने ग्रुप से पैसा लेगी, सिलाई मशीन खरीदेगी, अपना रोजगार उसको मिल गया ना। अब सिलाई मशीन से कपड़ा सिल के पैसा कमाएगी, धीरे धीरे पैसा चुका देगी, तो इसका रोजगार भी मिल गया, संस्था का काम भी हो गया। समझ आ रहा है? तो क्या करना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? साहूकारों के चुंगल से बचना। यानी कि साहूकार जो, याद करो बोले थे, साहूकार जो होता है बहुत ज्यादा पैसा लेता है,
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है, ठीक है, ब्याज बहुत ज़्यादा लेता है। तो उससे बचने के लिए किया गया था कि चलो अपने 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 पैसा न लेंगे, हमको जैसे मान लो कि साहूकार तुमको साल का 50% ले रहा है ब्याज, क्योंकि उससे ज़्यादा ही लेगा लेकिन कम तो नहीं लेगा हर हाल में। आज तुम्हारे संस्था खुद का दे दिया 15%, तो कौन फायदेमंद? 15% वाला, तुम्हारी संस्था 15% वाला है ना फायदेमंद। इसलिए क्या हुआ, साहूकारों के झंझट से बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और तीसरा काम है बचत की आदत डालना, कि धीरे धीरे क्या होगा, बचत करने का आदत पड़ जाएगा, तब पैसा ज़्यादा बचाएंगे। तो 3 कारणों से ये चीज़ें किया जाता है, कोई दिक्कत। अब आता है बैंक लिंकेज। जब समूह कुछ समय तक नियमित बचत करता है तो बैंक उन्हें बिना किसी गारंटी के भी कर्ज दे देता है। पता है, जब कभी कभी होता है क्या है कि तुम रेगुलर बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, पैसा तो बैंक में जमा करोगे ना, तब बैंक को लग गया कि नहीं ठीक ठाक चल रहा है, तो बिना किसी गारंटी का तुमको बहुत बहुत भी पैसा दे देता है, जिससे रोजगार, अचार बनाना, सिलाई, बकरी पालन, ये सब शुरू कर सकती है महिला, जिससे महिलाओं को क्या हो सकता है और भी फायदा होगा। इसलिए क्या कहता है, इसको बोलते हैं लोग बैंक लिंकेज। कोई दिक्कत। अब बात करें बिहार में भूमिका, बिहार में भूमिका की बात करते हैं। बिहार में जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह बहुत सफल रहे हैं, इसी की ना बात कर रहे थे जीविका की, समझा गया। तो बिहार में ये सबसे ज्यादा फेमस है अभी वर्तमान में। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सूक्ष्म वित्त का। सूक्ष्म वित्त का मतलब होता है छोटा छोटा कर्जा। इसका मतलब क्या होता है, छोटा कर्जा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छोटा कर्जा में क्या आएगा, सूक्ष्म वित्त में छोटे पैमाने पर यानी कि बहुत कम राशि गरीब जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म। जैसे मान लो किसी को आज 10,000 का जरूरत आ गया, किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में छोटा सा कर्जा 10,000 5,000 उसको देने का काम क्या कहलाता है, सूक्ष्म वित्त। प्रोफेसर मतलब जो थे यूनुस, इनका कहना था, बांग्लादेश के प्रोफेसर थे यूनुस ने, को सूक्ष्म वित्त का जनक माना जाता है। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। यह चैप्टर एक्चुअली हो चुका है खत्म, ठीक है। अब चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको ज़्यादातर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसको नोट कर लिया गया है। NABARD, नबार्ड, नबार्ड का मतलब क्या होता है, पढ़ो तो जरा सा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नबार्ड एक बैंक है, पता है, जो किसानों को लोन देता है। इसका नबार्ड एक बैंक है जो क्या करता है, किसानों को लोन देता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि ये राष्ट्रीय बैंक है जो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर मतलब खेती और ग्रामीण विकास के लिए कर्ज देता है, समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा, इसकी स्थापना की बात करें 1982 में हुआ था। यह कृषि विकास के लिए ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था में आता है। कौन, नाबार्ड। कोई पूछे कि नाबार्ड क्या, आप समझ में आ गया। तो किसानों को कृषि विकास के लिए जो राष्ट्रीय संस्था है लोन देती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाबार्ड। उसके बाद आता है RRB, इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था कि हर एक क्षेत्र में कई बैंक लगा दी, सरकार लगवा दी, जिससे किसानों को सस्ते ब्याज दर पे कर्ज मिल सके खेती करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, सबके लिए। अब से मान लिया जाए किसी को क्या करना है, मछली पालन शुरू करना है, गड्ढा खोदवा लिया, मछली का बिचड़ा डालने के लिए पैसा नहीं है, क्या जाएगा, किसके पास जाएगा, RRB के पास जा सकता है। वहां से क्या मिल जाएगा उसको, कर्ज, मछली बेचेगा, कर्ज लौटा देगा, समझा रहे। उसके बाद आ गया हमारा वित्तीय राजधानी। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, कोई दिक्कत। उसके बाद है सहकारिता। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलजुल कर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं, और सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में ही हो गया। या अपनी जैसे होता है ना कि तुम हमारी मदद कर दो, हम तुम्हारा मदद कर दो, जरूरत पड़ती तो दोनों मिलकर तीसरा की मदद कर देंगे, ऐसा इनका बोलो, ठीक है। तो ये किसमें आ जाता है, सहकारिता में। कोई दिक्कत किसी को। तो इस प्रकार हो गया हमारा ये वाला चैप्टर खत्म, चैप्टर नंबर 4। किसी को कोई दिक्कत, तो क्या करना है, चैप्टर का प्रैक्टिस करके आना है, नेक्स्ट डे पूछा जाएगा, ठीक है।